सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हुकूमती इत्तेहाद में एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बयानात पर पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने आ गई है। मामला उस वक्त शुरू हुआ जब पीपल्स पार्टी ने सैलाब मुतासरीन के इमदादी तरीक़ाकार पर सवालात उठाए। उस पर मरियम नवाज ने नहरों की तामीर के मंसूबे का हवाला देते हुए पीपल्स पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मेरा पानी, मेरा पैसा, तुम्हें क्या तकलीफ है, लिहाजा हमें मशवरे ना दें और अपने मशवरे अपने पास रखें। इस बयान के बाद पीपल्स पार्टी ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया, कौमी असम्बली से वॉकआउट किया और अपोजिशन बेंचेस पर बैठने की धमकी दे दी। ताहम आज वज़ीर कानून ने ऐवान में पीपल्स पार्टी से माजरत कर ली, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस माजरत के बाद मामला वाकई ख़त्म हो गया है या अभी इख्तलाफ बाकी है। उधर PTI के अंदरूनी इख्तलाफात एक बार फिर खुलकर सामने आ गए। पेशावर जलसे के बाद अली अमीन गंडापुर ने अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात की। मुलाकात में अली अमीन गंडापुर की जानिब से अलीमा खान पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो सोशल मीडिया कंट्रोल करके पार्टी चेयरमैन बनना चाहती हैं और एजेंसियों से राब्ते भी रखती हैं। जबकि दूसरी तरफ 2 सूबाई वज़रा ने इस्तीफ़ा दे दिया, जिनमें से एक वज़ीर शहराम तरकई और दूसरे असद कैसर के भाई हैं। क्या अली अमीन के खिलाफ मुतहर्रिक ग्रुप फैसला कुन इक़दाम के लिए तैयार हो गया है? आम बात है कि बानी और अली अमीन की मुलाकात के बाद बैरिस्टर सैफ ने यह दावा भी किया था कि PTI और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान तनाज़ा जल्द ख़त्म हो जाएगा और इस पर मस्बत पेशरफ भी जारी है। मगर गुज़िश्ता रात को जब बानी PTI का सोशल मीडिया पर बयान सामने आया तो इसमें वही हुआ जो हमेशा की तरह होता है। वही पुराने मुतनाज़ा बयानात को उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर दोहराया। अब सवाल यह है कि इन तजादात के साथ PTI अपनी सियासत को किस तरफ आगे बढ़ा पाएगी। आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, स्टेट मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस, PMLN से ताल्लुक है। अहमद उवैस साहब सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अहमद साहब, आई स्टार्ट विद यू। मुझे ये बताइएगा, ये आज जो अपोजिशन ने पीपल्स पार्टी को देखा होगा कि वो अपोजिशन बेंचेस पे बैठने की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये कोई संजीदा आपस में तनाज़ा हो गया PMLN और पीपल्स पार्टी का, या फिर बस ये ऑप्टिक्स के लिए है? नहीं, मुझे लगता है इसमें संजीदगी है। उसकी वजह यह है कि नुकसान, देखिए, अगरचे सारा पाकिस्तान जो है उसकी सरजमीन जो है वो हर पाकिस्तानी की ज़मीन है, लेकिन जब सूबे हैं ना तो वो उस हुकूमतें जो हैं वो सूबे अपने सूबे की सरजमीन के लिए भी उनके अवाम जो हैं उनके लिए वो कोशा हुआ है कि उनको फैसिलिटेट किया जाए। हालिया तूफान बहुत सख्त था, जिस किस्म का सैलाब आया है, जितना नुकसान हुआ है वो पंजाब में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उससे भी ज़्यादा नुकसान आपने देखा कि जो KPK के अंदर हुआ, और फिर वो पानी जब नीचे गया है तो वहाँ पे भी उनके पंजाब से छोटा है सिंध, तो वहाँ पर भी नुकसान काफ़ी हुआ है। गुर्बत वहाँ पहले भी बहुत ज़्यादा थी, हालात बहुत ख़राब थे। अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता कि क्यों ख़राब हो गए, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वहाँ पे रवैया जो है, जो मैं महसूस करता हूँ यहाँ पे रवैया जो है ना वो ज़्यादा कार फरमा है। क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब की बड़ी एरोगेंस मैंने देखी है उनकी स्पीच में कि जी मेरा पानी, मेरा मुल्क, मैं और मेरा पैसा, मैं जो चाहूँ करूँ, मैं किसी से मैं डिक्टेशन लेने को तैयार नहीं हूँ, किसी की बात मानने को तैयार हूँ। ये बातें इस मौके पे नहीं होनी चाहिए। आपको ये ऐसी घड़ी है जिसमें हर एक को बड़ा कोऑपरेटिव एटीट्यूड जो है, जिंदगी लोगों की तंग हुई है। हमें अंदाजा नहीं है और कि हम अपने घरों में बड़े खुशहाल बैठे हैं कि लोग किस मुसीबत में, किस मुश्किल के अंदर, साउथ पंजाब के खसूसन और सिंध के लोग जो हैं बहुत ही तकलीफ में, वहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा है। मैंने वो इलाके देखे हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और इंदौर में भी वहाँ पे कि वो जो बिलो पॉवर्टी लाइन की परसेंटेज है ना, ये परसेंटेज इन इलाकों में है इंतहा ज़्यादा। तो इसलिए यहाँ पे ये आप कह रहे हैं कि PMLN इसको रियलाइज नहीं कर पा रही कि वहाँ जिस किस्म की कैटास्ट्रोफी है, जिस किस्म का वहाँ पर डैमेज हुआ हुआ है, डेवास्टेशन है। मैं कहने का मकसद ये है कि पंजाब के पास अगर वसाइल ज़्यादा हैं तो हमें अपने पैसे के ऊपर या वसाइल पे नाज नहीं करना चाहिए।
कोऑपरेटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि भाई कोई बात नहीं है, अगर वो सूबे को मुसीबत है, इस वक्त परेशानी है, डिसरिगार्डिंग ऑल फैक्ट्स, उनको उनके लिए आपका हेल्पिंग एटीट्यूड होना चाहिए कि उनको एहसास, उनको भी एहसास हो कि ये हेल्पिंग एटीट्यूड है, ना कि ये एरोगेंस दिखा रहे हैं इस मौके के ऊपर। राइट। बैरिस्टर साहब, आप की पार्टी पर आज पीपल्स पार्टी ने भी तनकीद की, बड़ी टिका के उड़ भी गए, वॉकआउट किया, ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठने की धमकी दी। खुद ऑपोजिशन अहमद उवैस साहब की पार्टी ये फील कर रही है कि पीपल्स पार्टी का स्टांस ठीक है और वो संजीदा हैं ज़रा इस सारे मामले में, आप लोगों के ऊपर नाराज़गी ख़त्म हो गई है, मना लिया है, माजरत तो की है वज़ीर कानून ने, लेकिन अभी भी क्या कुछ रिजर्वेशंस बाकी हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के लोगों की तरफ से बयानात आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम कोई इत्तेहादी नहीं है, आपके कोई हुकूमती इत्तेहादी नहीं है, हम तो बस आपका वैसे साथ दे रहे हैं सारे प्रोसेस के अंदर। हम इत्तेहादी हैं और ये हमारे घर का मसला है, और ये हमारे घर का मसला होने की वजह से ऐसे ही होता है कि घर में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जाता है। कोई 2 अफराद हों, 3 अफराद हों, उसमें कोई ऐसी बात नहीं कि हर चीज़ से एग्री करना होता है। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये हमारे घर का मामला है और हम बिल्कुल इसको सॉर्ट आउट करेंगे। मैंने दिसंबर के टाइम पे भी ये बात की थी और उस टाइम वज़ीर आज़म ने कमेटी तश्कील दी थी, हिदायत की थी, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं इसहाक डार साहब, और उन्होंने जो है कमेटी की सरबराही में जो उस वक़्त से लेके अभी तक की रिजर्वेशंस थी वो गाए बगाए हमने एड्रेस भी की और वो रिजर्वेशंस दूर भी की जो पीपल्स पार्टी की थी। पीपल्स पार्टी हमारी इंतहाई अहम इत्तेहादी है बाशमूल दीगर इत्तेहादियों के। तो मैं ये ज़रूर बात आपसे कह सकता हूँ कि जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जाता है या जिस चीज़ से अगर वो समझते हैं कि कोई ऐसी चीज़ है जो एड्रेस होना ज़रूरी है तो वो हम एड्रेस कर देंगे। अभी नेशनल असम्बली में तो वॉकआउट हुआ, लेकिन सेनेट में अभी मैं मौजूद था और सेनेट में जब वॉकआउट किया तो हम जाके उनको मना के लेके और वो वापस आए। आप अगर सेनेट की प्रोसीडिंग्स भी देखें, क्योंकि वो अभी चल रही हैं, तो मैं ये आपको बता सकता हूँ कि सेनेट में पीपल्स पार्टी के जो दोस्त हैं, जो सेनेटर्स हैं, ऑनरेबल मेंबर्स हैं, वो वापस आए और हुकूमत की रिक्वेस्ट पे आए। तो हम तो ये ऐसी बात नहीं कहते कि हम उनको नाराज़ ही रखेंगे या उनको मनाएंगे नहीं। हाँ, बिल्कुल ये बात ज़रूर है कि एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, और वैसे भी 18वीं तरमीम के बाद एक सूबा खुद मुख्तार होता है, उसने अपने पैसों का किस तरह या रिसोर्सेज का किस तरह इस्तेमाल करना है। मैं ये समझता हूँ कि दीगर इश्यूज़ पे बात हो सकती है, जो एक वाटर शेयरिंग अकॉर्ड है उसको देख के, क्योंकि वो तो एक कानून की शक्ल में है, तो उसको देख के बिल्कुल जो उस पर बातचीत है वो हो सकती है, कोई ऐसा मामला नहीं है। और ये हमने पहले भी तमाम तर मामलात इसी तरह मिलजुल के बैठ के जो है हमने हल किए हैं और उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये अपोजिशन के दोस्तों के लिए शायद कोई एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ होगी, लेकिन असल में हकीकत जो है हम इत्तेहादी हैं और हम बिल्कुल एक दूसरे के साथ हैं और ये जमहूरियत की खातिर है। और वैसे ब्रेकिंग न्यूज़ तो इसलिए भी बनी ना कि चीफ मिनिस्टर साहबा ने काफी एग्रेसिव स्टांस लेकर गुफ्तगू की है। मतलब अगर वो इस तरह की गुफ्तगू ना करती तो अपोजिशन को मौका। आदिल साहब, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि जो बिस्प की बात की जा रही है, नो डाउट बिस्प एक अच्छा प्रोग्राम है, किसी ने ये डिनाई नहीं किया, लेकिन वो देखें सूबे के जो लोग अफेक्टेड हैं सैलाब से, पंजाब के सूबे में बिलखुसूस अगर बात की जाए तो ये फिर सूबे की एडमिनिस्ट्रेशन और सूबे के वज़ीर आला ही देख रही है और किस तरह उन्होंने उनको कॉम्पनसेट करना है। ये वाक़तन बात दुरुस्त है कि कोई बाहर से आके ये नहीं कह सकता कि आप जी फलां से दें, आप फलां से पैसे दें। हाँ, बेस अच्छा प्रोग्राम है, यू नो, इट्स सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड एज वेल, लेकिन वज़ीर आला खुद जो है एक अपना उन्होंने मैकेनिज्म बनाया है। इसमें एक मसला है ना बैरिस्टर साहब, मैं बिफोर आई गो टू अहमद उवैस साहब, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये ठीक बात है कि ये आपका भी राइट है कि आप कहें कि आप इसको किस तरह मैनेज करेंगे, हैंडल करेंगे, ये उनका भी राइट है कि वो क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं वो भी बात कर सकते हैं। लेकिन इससे जिस तरह लड़ाई जा रही है या जिस किस्म के बयानात आए, उससे एक इंप्रेशन ये क्रिएट हुआ है कि ये प्रोविंसेस वर्सेस हो गया ना, मतलब पंजाब ये चाहता है और सिंध ये चाहता है, हालांकि इसमें सिंध और पंजाब का तो मसला ही नहीं था, दो पॉलिटिकल पार्टीज का मसला है। मैं ये थोड़ी सी नहीं, देखें, थोड़ी सी अपनी जो हमारी ज़बान है या लफाजी है उसमें शाइस्तगी भी होनी चाहिए। मैं ये बिल्कुल इस बात पे कहता हूँ कि थोड़ा सा एक बेहतर मामला होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एक सूबा, अगर सूबे के इश्यूज़ हैं, सूबे की आवाम जो फ्लड से इफेक्टेड है, सैलाब से इसकी जद में आई और सैलाब से वो इफेक्ट हुई, तो ये फिर कोई दूसरा सूबा तजवीज़ के तौर पे नहीं दे सकता उस सूबे को कि आप फलां से कर लें, फलां से कर लें। गो के पीपल्स पार्टी के जो मेरे दोस्तों से बात हुई है नेशनल असम्बली में, वो ये कह रहे हैं हम सूबे को तो कह ही नहीं रहे, हमने तो वफाक को कहा है।
क्योंकि बिस्प वफाकी प्रोग्राम है, तो मैं समझता हूं कि तो टेक्निकली ये बात ठीक आला भी है ने ऑलरेडी जब अनाउंस कर दिया है, नहीं, सूबे की वज़ीर आला ने खुद अनाउंस कर दिया है कि मैं अपने लोगों की खुद जो है वो खिदमत कर रही हूँ और मैं उनकी जो उनका नुकसान हुआ है वो मैं बेयर करूंगी बतौर सूबे की वज़ीर आला। तो ये अच्छी बात है, अच्छा इकदाम है। पर वो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वो टेक्निकली नहीं होना चाहिए। टेक्निकली वो भी ठीक कह रहे हैं, बिस जो है वो फेडरल का प्रोजेक्ट है, एहसास प्रोग्राम भी इनका ये उसी तरह का प्रोजेक्ट था, वो मोर और लेस 80-20 का फर्क था, वही चीज़ थी। तो वो अगर डिमांड कर रहे हैं तो वो फेडरल से ही डिमांड है, अगर वो बिस से करे। लेकिन नहीं, आप कह रहे हैं कि सीएम कहती हैं कि वो खुद करना चाहती हैं, तो इसलिए उनको वफाक की जरूरत नहीं है। अहमद साहब, आप इस पे कमेंट करना चाहते हैं? वरना मैंने आपकी पार्टी के भी बहुत सारे सवाल जमा हुए हैं मेरे पास। मैं आपको अभी अकील साहब ने अच्छी बात की कि इसमें गुफ्तगू में अल्फाज के चुनाव में आपको शाइस्तगी बरतनी चाहिए। एक बड़ा खूबसूरत शेर मुझे याद आ रहा है, वो है कि एक अंदाज़े बयां बात बदल देता है दाग, वरना दुनिया में कोई बात नहीं नहीं। तो ये जब इंसान तकलीफ में होता है ना, आप प्लेजेंट हो, हंसी खेल कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, खुश, तो बर्दाश्त की ताकत भी इंसान में बढ़ जाती है। लेकिन जब मुसीबत में, परेशानी में हो, तो फिर वही कैफियत होती है कि तुम्हें अटकेलियां सूझी हैं, हम बेदार बैठे हैं। तो सर यही इल्जाम तो अहमद साहब आप लोगों पे भी लग रहा है। आप लोग ट्विटर के ऊपर जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो लैंग्वेज सियासी लैंग्वेज नहीं है, वो लैंग्वेज पॉलिटिकल पार्टी का स्टांस नहीं हो सकता। मैं आप सुनते रहे ना अहमद साहब, मुझे सवाल तो करने देना, मैंने इतने सवाल मलिक साहब से किए। बताइए। अच्छा, अब तो देखिए आप लोगों पे भी यही इल्जाम लग रहे हैं कि जो लैंग्वेज आपकी पार्टी ने यूज की है वो पॉलिटिकल पार्टीज की लैंग्वेज नहीं है, उड़ा देंगे, जला देंगे, घेर लेंगे, मार देंगे। इसके अलावा जो ट्विटर पे हो रहा है वो भी आपके सामने कि जिस अंदाज से चीज़ों को लेके चला जा रहा है, फिर कभी कोई डिसोन करता है कौन। अब मुझे ज़रा रिसेंटली बताएं कि जो अली अमीन गंडापुर साहब से मुतालिक बात चल रही है कि उन्होंने कहा अलीमा खान साहिबा एजेंसियों से राब्ते में हैं और चेयरपर्सन बनने के मंसूबे बनाने पर लगी हुई हैं, ये क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? देखिए, बीच में ये लूज गुफ्तगू और जो है लैंग्वेज वो आ जाती है। तो जो आप ट्विटर की बात कर रहे हैं वो सब का सब जो है, जो लोग ये अकाउंट चला रहे हैं या ये इस किस्म के बयानात उनके आते हैं वहाँ पर, या स्टेटमेंट्स आती हैं जो इस किस्म की हरकत हैं, सारी पीटीआई स्पॉन्सर्ड नहीं है, ना उनके कंट्रोल में है। ये अपने आप लोग भी जो हैं हालात को देखते हुए लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब ऑन करते हैं इन ट्वीट्स को, जो करते हैं। देखिए ना, देवास सुनिए, जिस मुल्क के आप दूसरी तरफ भी देखें ना, एक ठीक है वो जो उनकी ज्यादती है वो गलत है, लेकिन सवाल ये है कि दूसरी तरफ क्या है। पाकिस्तान में आईनी हुकूमत थी, आइन खत्म हो गया। जुडिशरी एक आज़ाद खुद मुख्तार अदालत था, खत्म हो गया। पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट रूल ऑफ अथॉरिटी से बदल दिया। पाकिस्तान में इस वक्त फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट कोई नहीं है, पूरी स्टेट है। जज साहबानों के घरों में जो कैमरे लगे हुए थे, उन्होंने अगर उसकी कंप्लेंट की तो उन जजेस का हाल क्या कर छोड़ा, बजाय इसके कि उन लोगों को पकड़ते। लेकिन स्टेट ऑफ अफेयर क्या है, जहाँ पे आपको कोई रिलीफ की जायज मुकाम ना मिले कि जहाँ से जाके रिलीफ क्लेम कर सकें आप एज ए मैटर ऑफ राइट, तो वहाँ पे वावेलानी लोग करेंगे तो क्या करेंगे? सर प्रोसेस पे ही तो बहस हो रही है ना सारी, के प्रोसेस गलत अडॉप्ट कर रहे हैं ना, प्रोसेस ठीक अडॉप्ट कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो अडॉप्ट करें। ये पॉलिटिकल प्रोसेस देखें ना, एक तरफ तो हो डंडा और बंदूक लगे खड़े, दूसरी तरफ आप कहेंगे पॉलिटिकल प्रोसेस अडॉप्ट करें। इस तरफ भी कभी होता है। तो सर ये इंसानी नेचर है। डंडा और बंदूक तो पाकिस्तान की सियासत में हमेशा ही रही है, आप भी डंडे और बंदूक के साए में रहे। तो गलत बात है, मैं उसको एंडोर्स नहीं करता हूँ, बिल्कुल इसको मैं कहता हूँ कि ये वो सब ठीक हो रहा है। okay. लेकिन सवाल ये है कि ये एक्शन का रिएक्शन है। अलीमा खान साहिबा के बारे में जरा बताइएगा, क्या वो एजेंसियों से राब्ते में अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल के राब्ते में, मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो राब्ते में हैं, ये राब्ते में नहीं है। देखिए ये तो क्या सराइयों के ऊपर तो ना स्टेटमेंट आनी चाहिए, ना इनके ऊपर कोई फैसले होने चाहिए, ना इनके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए, जब तक एग्जैक्ट आपके पास फैक्ट्स और अली अमीन गंडापुर साहब गलत बयान नहीं कर रहे हैं। सर क्या कह सकते हैं अभी मैं मतलब उनके मुतालिक कि अब ये कि राब्ते में है या नहीं है, अब इसमें मुतालिक मैं यहाँ दूर बैठ के तो कुछ भी नहीं कह सकता जब तक राइट। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक।
बैरिस्टर साहब वो कह रहे हैं मैं दूर बैठ के कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। अब वो दोनों जो कह रहे हैं मुझे नहीं पता वो क्या कह रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने उनको दबाया हुआ इतना है कि वो अपनी सियासत फिर इस अंदाज से कर रहे हैं जिस अंदाज से उन्हें फिर सोशल मीडिया पे जाकर बात करनी पड़ती है। दूसरा ये भी बताइएगा कि बैरिस्टर साहब कह रहे हैं, बैरिस्टर सैफ कह रहे हैं कि कोई पीटीआई के अनकरीब मामला तय होने जा रहे हैं, लेकिन ट्विटर की लैंग्वेज से तो हमें नहीं लग रहा कि अनकरीब तो क्या बहुत दूर भी कोई मामला हल होने जा रहे हैं। हो क्या रहा है? देखिए, कोई मामलात तय नहीं हो रहे कहीं पे भी, और मैं बिल्कुल ये बात वाज़ेह तौर पे पहले भी कर चुका हूँ कि ये मेरे ख्याल से बानी पीटीआई अपने आप को ही डील ऑफ़र कर रहे हैं या वो डील की डिमांड कर रहे हैं। डील कहीं से भी ऑफ़र नहीं हो रही। हाँ, अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि उनकी पार्टी की ख्वाहिश ज़रूर है, उनके पार्टी के लोगों की ख्वाहिश ज़रूर है। वो इसीलिए सोशल मीडिया के थ्रू भी ये प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं। जिस तरह की वहाँ पे भी लफाजी है वो भी आप देखें। अब तस्वीरें तो सारी इन्हीं की पार्टी के लोगों की लगी हुई हैं, एफिलिएशन भी उसी हवाले से है। मैं ये ज़रूर आपको कह सकता हूँ कि जो आपस के मामलात हैं, और आज इवन के सलमान कमरानी साहब ने भी यहाँ पे कह दिया, उन्होंने कहा जी पार्टी में कोई रोल नहीं है अलीमा खान साहिबा का, और वो सिर्फ और सिर्फ एक मैसेंजर के तौर पे काम कर रही हैं या वो पैगाम रसाई करती हैं, दैट्स इट। यहाँ पे पार्टी के अंदर जो एक इतनी खींचातानी है, जो एक जंग है इक़्तिदार के हसूल के लिए विद इन द पार्टी एंड आउटसाइड द पार्टी एज़ वेल, तो कम अज़ कम इस चीज़ को ज़रूर देखना चाहिए। अभी भी बल्कि अगर बात करें तो गालिबन मेरी नज़र से गुजरे हैं सोशल मीडिया पे ही। अब इसकी मैं वेरासिटी को तो कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन दो ऐसे इस्तीफ़े हैं कि एक इरीगेशन मिनिस्टर और एक एजुकेशन मिनिस्टर जो है केपी हुकूमत के, उन्होंने प्रोविंशियल जी बिल्कुल, उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए हैं, अपने रेजिग्नेशन टेंडर किए हैं सीएम केपी के को। सीएम केपी की मुलाकात हुई, और मैं क्योंकि उस मुलाकात तक की डिटेल्स तक तो मेरे पास रसाई नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि पेशावर के नाकाम जलसे के बाद पूरे पाकिस्तान से जो कहा था कि करोड़ों लोग इकट्ठे हो जाएंगे, और मुश्किल मैं समझता हूँ 5-6 हज़ार लोग इकट्ठे कर सके, वो भी अगर आप देखें, या 6-7 हज़ार लोग इकट्ठे हुए, तो पूरे मुल्क से अगर इतने लोग इकट्ठे हुए हैं तो ये फिर इस पार्टी की नाकामी है। और अपने होम ग्राउंड पे भी, होम टर्फ पे भी ये लोग उस लेवल का जलसा नहीं कर सके, और उल्टा अली अमीन की तकरीर जब शुरू हुई तो उन्हें जल्द अज जल्द वो रैप अप करना पड़ी, और अपने इनके कारकुनान ने जूते भी उठा लिए, चप्पल भी उठा लिए। तो पार्टी की तरबियत और पार्टी के रवैये तो इसी तरह के हैं। थोड़ी सी इनको अपने रवैयों पे भी नजरसानी तो बैरिस्टर साहब एक और खबर की भी जरा वजाहत कर दें कि गुज़िश्ता रोज़ ये खबर चलती रही कि कासिम मार्केट में कोई नई जेल बन गई है जहां पर बानी चेयरमैन को मुंतकिल किया जा सकता है। क्या ऐसा कोई प्लान है? देखिए, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, सिक्योरिटी बिल्कुल कंसर्न्स हो सकते हैं। ज़ाहिरी बात है कि वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, तो बिल्कुल सिक्योरिटी हवाले से देखा जा सकता है जो मोस्ट सूटेबल प्लेस हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी नॉलेज में तो नहीं है। अलबत्ता मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि किसी के लिए कोई स्पेशल जेल या कोई ऐसा एहतमाम मैं नहीं समझता कि कोई किया जा रहा है या किया गया है। तो ये अब खबरें हैं, इन खबरों में लेकिन ऐसी कोई बात है, क्या बात है नहीं है हकीकत वो, या नहीं, मेरे इल्म में तो नहीं है, मेरे इल्म में तो नहीं है, ना ही ऐसी कोई हकीकत बात मौजूद है। ये एक नई कहानी और एक नई स्टोरी जो है वो गढ़ी जा रही है। ओके सर, टुवर्ड्स दी एंड अहमद साहब मुझे ये बताइएगा कि ये जो कुछ ट्विटर से हो रहा है, इमरान खान का जो बयान है उसका बयानिए का वजन पार्टी नहीं उठा पा रही आपकी। पार्टी कहती है ये किसी ने कर दी, ये इधर से हो गई, वो उधर से हो गई, उन्होंने नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। ऐसे बयानात क्यों जारी करते हैं? क्यों पार्टी को कॉम्प्रोमाइज पोजीशन के ऊपर ले आते हैं? ये तो मुझे वैसे बार बार मैं एक बात कहता हूँ, वो एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन एक बयान देते थे और पूरी पार्टी पूरी रात 2-2 दिन तक उसकी सफाइयाँ देती थी। एग्जैक्ट पीटीआई के साथ वही हो रहा है। एक ट्विटर पे ट्वीट आती है, उसके बाद पूरा दिन सफाइयाँ देते रहते हैं, लेकिन वो दिन नहीं गुजर पाता। ऐसे स्टेटमेंट्स क्यों जारी कर रहे हैं? और जब वो ये कहते हैं कि मुझसे अगर बात करे जिसने करनी है, ना अली अमीन से करे, ना बैरिस्टर साहब से करे, ना बैरिस्टर गौर से करे, तो क्या मतलब अब वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं? नहीं, मैं गुस्से में तो नहीं होते। मैं जितनी दफा मिला हूँ मैंने उनको कभी गुस्से में देखा नहीं है। लेकिन एक बात अपनी जगह पर तो मुसद्दका है कि एक बहुत बड़ा वॉइड है बिटवीन दी पार्टी लीडरशिप और इमरान खान, क्योंकि जब आप इजी कांटेक्ट नहीं हो सकता
और प्रॉपरली उसमें पॉलिसी मेकिंग में भी आप बातचीत नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि जब उनको वहां जाके मिला जाता है ना, तो वो एक ही कमरे के अंदर आप 5-7 आदमी हैं, 8-10 हैं, वो जितने भी हैं वो इकट्ठे जाके एक ही वक्त मिलेंगे। कोई प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ना कोई बात हो सकती है। आप जहाँ पे आप 5-7 इकट्ठे आदमी जाके मिलेंगे तो वो तो ये हाल ही पूछा जा सकता है, पॉलिसी डिस्कस नहीं हो सकती। और सर्वेलेंस हो रही होती है वहां पे, पता नहीं जब घरों में कैमरे लग सकते हैं तो वो जेल के कमरे में कैमरे नहीं लगे होंगे। तो ये एक जो है ना, जिसकी वजह से वो बहुत बड़ा एक गैप है, एक जिसकी वजह से एक कांटेक्ट में जो उनके पीटीआई और की लीडरशिप जो है और इमरान खान के वैसे मैं आपको वैसे आपको याद भी होगा अहमद साहब, अब मैं चूंकि वक्त थोड़ा खत्म हो गया है, जब इस किस्म का बयान आता था लंदन से तो एमकेएम वाले एंड में ये कहने पे मजबूर हो जाते थे कि असल में भाई की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो उन्होंने बस थोड़ा सा इस कॉन्टेक्स्ट में ये बयान दिया, लेकिन उनका मतलब कहने का ये नहीं था, वो कहना कुछ और चाह रहे थे। ये नहीं, लेकिन भाई की तो बातें आपको पता ना, वो तो सारी रिकॉर्डेड होती थी। अच्छा, मैं आई अंडरस्टैंड। वैसे इस वक्त सारे पीटीआई के लिए भी बड़ा एक मुश्किल वक्त है। बैरिस्टर साहब, टुवर्ड्स द एंड मुझे बताइएगा, ये जो गाज़ा वाला मामला है, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से जो पीस डील जो प्रोसेस किया जा रहा है, इस पर आपकी ऑपोजिशन की तरफ से यानी कुछ जमातों की तरफ से तनकीद हो रही है, इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब पीएम शहबाज साहब ने तकरीर कर दी है तो उसके बाद जो माहौल है मुल्क के अंदर भी, आप इसको कैसे आपकी हुकूमत देख रही है? देखिए, मैं तो इसको बैरिस्टर साहब से अहमद साहब सवाल किया, इसको भी पॉजिटिवली देखता हूँ और ये एक इट्स अ स्टेप फॉरवर्ड। ओके, अब जो प्रपोजल इसके बाद जो आगे इस तकरीर के बाद जो स्टेप आगे लिए गए हैं, जिसमें ट्रंप ने बातचीत की, इनसे भी की, मुस्लिम ममालिक के सरबराहान थे उनसे बात की, ये सारी सिचुएशन के बाद अभी आपने देखा होगा कि एक प्रपोजल भी तैयार हुई है कि जो बातचीत से जो इनका बाकायदा तौर पे एक प्रपोजल कि जिसके ऊपर आपस में इनका कोई मैं जरा बैरिस्टर साहब से भी रिस्पांस ले लूं, वक्त खत्म हो गया। जी बैरिस्टर साहब, मैं सिर्फ एक लफ्ज कहूंगा कि यहाँ पे इनको चाहिए कि जो ममालिक ने इसको एग्री कर लिया और एक कह दिया कि ये हम तस्लीम करते हैं फलस्तीन को, उनको भी कॉन्फिडेंस में लेके ये बात करनी चाहिए तो ज्यादा बेहतर हो जाएगी। जी बैरिस्टर साहब। देखिए, बिल्कुल अहमद अवैस साहब ने भी जो बात की, बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म ने इस जो 20 नुकाती प्लान दिया है, वर्केबल सोल्यूशन दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, उसको वेलकम किया है। ये एक बड़ी अच्छी बात है कि इसको वेलकम करना, क्योंकि एक सोल्यूशन की तरफ और 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की गई है। कहीं ये बात नहीं की गई कि किसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। वहाँ पे देखें एक सीज़ फायर, क्योंकि हमने ये अमेरिका में भी जब वज़ीर-ए-आज़म गए थे, यूएन में भी ये बात हुई, बायलैटरल मीटिंग में भी यही बात हुई, मुस्लिम जो ममालिक के साथ मीटिंग हुई प्रेसिडेंट ट्रंप की, उसमें भी यही बात हुई कि सीज़ फायर की तरफ जाना चाहिए, और ताकि जो फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी है वो बंद हो, उसमें वहाँ पे जो एक नॉर्मलसी है उसको रिज्यूम किया जाए, और गज़ा का उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, वेस्ट बैंक के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। ये तमाम तर चीज़ें वाज़े तौर पे वहाँ पे भी कही गई। इसी के साथ हुकूमत पाकिस्तान खड़ी है, और हुकूमत पाकिस्तान की एक स्टेटेड पोजीशन रही है थ्रू एंड थ्रू। आप वो देखें, अभी भी वही पोजीशन जो वेलकम भी किया है, उस तमाम तर 20 नुकाती एजेंडे में ये तमाम तर चीज़ें दर्ज हैं, उससे कोई हिला नहीं गया, कहीं इधर कहीं उधर। तो अच्छी एक बात है कि सीज़ फायर होना चाहिए, जो फ़लस्तीनियों की जाने और गज़ा में जो निहत्ते लोग हैं उनकी जो जाने जो ऐसी वो सिचुएशन में है, उस कम अज़ कम उस चीज़ को फिल फॉर बंद होना चाहिए, एक सीज़ फायर होना चाहिए, उन तक एड पहुंचनी चाहिए, एक रिहेबिलिटेशन और रीबिल्डिंग का प्रोसेस शुरू होना चाहिए गज़ा में। सो ये तमाम तर मामलात हैं, और उसमें कई मुस्लिम ममालिक जो हैं उन्होंने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया है। पैलेस्टीनियन स्टेट की तरफ से सपोर्ट आई है, मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से सपोर्ट आई है, और सबसे बड़ी सपोर्ट तो पैलेस्टीनियन स्टेट ने भी इसको वेलकम किया है, और उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल कंसिडर कर रहे हैं इस प्लान को, इट्स अ वर्केबल प्लान। जी, और आपकी ऑपोजिशन में पीटीआई भी अहमद साहब भी कह रहे हैं कि ये अच्छी चीज़ है, खुशाइंद बात है अगर आगे बढ़ते हैं चीज़ों को जी बिल्कुल से लेके। थैंक यू सो मच बैरिस्टर अकील मलिक साहब, स्टेट मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस, अहमद अवैस साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये 20 पॉइंट्स पीस प्लान जो है उस पर बात करेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा जंगबंदी के लिए 20 नुकाती मंसूबा पेश किया, जिसके तहत गाजा में एक नई सिविल इंतजामिया कायम की जाएगी जो ना हमास के जेर असर होगी और ना ही फ़लस्तीनी अथॉरिटी के जेर इंतज़ाम, बल्कि ये टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल होगी जो सदर ट्रंप की सरबराही में कायम अमन बोर्ड के जेर निगरानी काम करेगी। मंसूबे में कहा गया है कि हमास के वो अरकान जो हथियार डाल देंगे उन्हें आम मुआफ़ी दी जाएगी और वो जो गाजा से बाहर जाना चाहेंगे उन्हें महफूज रास्ता भी फराहम किया जाएगा, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कौन से ममालिक उन्हें कबूल करेंगे। दिलचस्प बात है कि मंसूबे में फ़लस्तीनी रियासत के इम्कान को तस्लीम किया गया है, मगर अमरीका ने इस रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने से गुरेज किया है। अब दुनिया भर में इस मंसूबे का खैर मकदम सामने आया है। मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से भी इसको बहुत अप्रिशिएट किया गया है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने मंसूबे की हिमायत कर दी है, जबकि पाकिस्तान, सऊदी अरब, इंडोनेशिया और तुर्की समेत 8 बड़े मुस्लिम ममालिक ने मुश्तरका बयान में इस मंसूबे का खैर मकदम किया है, लेकिन इसके साथ कुछ शराइत को यकीनी बनाने पर जोर दिया है, जिसमें फौरी जंगबंदी, इसराइल का गाजा से इनखला और आलमी इमदाद की बिला रुकावट फराहमी और 2 रियासती हल की जानिब पेशकदमी शामिल है। अहम सवाल यह है कि क्या ये मंसूबा फ़लस्तीनी रियासत के क़याम में मदद करेगा। इस अहम इशू पर मेरे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अली, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, उनसे हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच मोहम्मद अली साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। मुझे ये बताइएगा कि ये जो एक पीस डील की बात हो रही है, ये जो मंसूबा हमारे सामने है इस वक्त, आपका इसके ऊपर इनिशियल रिस्पॉन्स क्या है? और अपेरेंटली हमने अभी देखा जिस तरीके से इसको एक रिस्पॉन्स मिल रहा है मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से, जिस तरीके से वो फिर फ़लस्तीनी अथॉरिटी का भी इसको कंसिडरेशन में लाना, ये कितना इम्पॉर्टेंट है और इसका इम्पैक्ट आगे क्या होने जा रहा है और कितना ये आपको लगता है कि ये इम्प्लीमेंट हो सकता है? बहुत शुक्रिया जी, काफ़ी जामे आपका सवाल है। मैं समझता हूँ कि ये एक उम्मीद की किरण पैदा हुई है कि फ़लस्तीनियों की जो नस्ल कुशी रोज़ाना जारी है, उसका जो तूफ़ान है उसको किसी हद तक रोका जा सके। लेकिन इसकी कीमत जो है डेफिनेटली वो हमास क्या अदा करने के लिए तैयार होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बुनियादी तौर पे इस मंसूबे की जो पहली शिक है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है मैं समझता हूँ, वो यही है कि यूँ लगता है कि हमास के सियासी और तस्वीराती फ्यूचर जो है उसके ख़ात्मे पे अगर फ़लस्तीनी अवाम और हुकूमत रज़ामंदी ज़ाहिर करे और मुस्लिम दुनिया उसकी ज़मानत दे, तो इसके रिटर्न में, इसके इवज़ इसराइल से सदर ट्रंप की ये तवक्को है कि वो जंगबंदी करे, नस्ल कुशी बंद करे और मज़ीद जो फ़ौजी कब्ज़ा है वो ना करे, और साथ ही साथ जो ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ है, रिकन्स्ट्रक्शन है, रिहेबिलिटेशन है, उसका अमल भी दोबारा शुरू हो सके। अलबत्ता इसमें 2-3 बातें वाज़ेह करना ज़रूरी है। ये मैं समझता हूँ एक फ़ाइनल शक्ल में ये प्लान अभी नहीं है, क्योंकि जो बेंजामिन नेतन्याहू साहब की भी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो उनकी क़दामत परस्त इंतहा पसंद ये सेहूनी हैं, वो भी फौरी तौर पे हमास के साथ एक पीस डील में उनका इसी सूरत में एग्री करना मैं समझता हूँ अनलाइकली है। और दूसरी जानिब हमास भी जो है इसके कितने इम्कानात हैं कि वो अपने मुकम्मल सियासी और फ़ौजी रोल से दस्तबरदार हो जाएगी फ़लस्तीनियों की जान और माल और इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ये भी मैं समझता हूँ 2 बहुत ही मैक्सिमलिस्ट बातें हैं। अच्छा अलबत्ता जो मैं ज़रा वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट यू हैव रेज़, मैं ज़रा ये भी समझना चाहता हूँ, क्योंकि अब चूँकि आपने इसके ऊपर एक ये सवाल भी उठाया कि अभी ये देखना होगा कि हमास इसको किस हद तक कबूल करता है और जो बेंजामिन नेतन्याहू का ग्रुप है, या ये कह लें जो फार राइट के उनके लोग हैं या फंडामेंटलिस्ट हैं, वो इसको किस हद तक एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट का इस किस्म का पीस प्रोसेस का स्टार्ट करना और इस किस्म की डील का अनाउंस करना, पीस डील का, आपके ख्याल में उसके लिए क्या काफ़ी हद तक होमवर्क मुकम्मल नहीं किया गया होगा? नहीं जी, डेफिनेटली किया गया है और मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ सदर ट्रंप के इस कोशिश को कि उन्होंने एक इंक्लूसिव और कम्प्रीहेंसिव प्रोसेस तो शुरू किया डिप्लोमेटिक लेवल पे। देखें, एक जानिब 8 बड़े अहम तरीन मुस्लिम और अरब ममालिक की लीडरशिप शामिल है, जिन्होंने इसको रिकॉग्नाइज भी किया है, अप्रिशिएट भी किया है, और इस कंसल्टेटिव प्रोसेस का वो पार्ट भी है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। और दूसरी जानिब वो नेतन्याहू साहब जो हैं वो भी उनके ज़ेर असर हैं, और तीसरी जानिब जो है फ़लस्तीनी जो हुकूमत है
उन्होंने भी खैर मकदम किया है। तो ये 3 जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं दुनिया के, उन्होंने तो इसको अप्रिशिएट किया है, लेकिन असल बात यही है कि इसको जंग बंदी पे अमल दरामद करना और फ़लस्तीनियों को जान माल और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ देना, उनकी रिकन्स्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस दोबारा शुरू करना डेफिनेटली बहुत उम्मीद अफजा बात है। लेकिन असल बात यही है कि जो 2 मुताहरिक क़ुव्वतें हैं जिनके दरमियान जंग जारी है वो हमास और इसराइल है। तो क्या जो कंडीशंस सदर ट्रंप ने दी हैं वो उसको मनोअन इसी सूरत में फौरी तौर पे एक्सेप्ट कर लेंगे? मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा आइडिया और प्लान है, लेकिन अभी कंसल्टेशन मज़ीद जारी रहेगी, इसके नट्स एंड बोल्ट्स सामने आएंगे और खुसूसन जो इस तरह की तफसीलात हैं कि वहाँ पे एक टेक्नोक्रेट हुकूमत बनाई जाए और फिर वहाँ पे शायद पीस कीपिंग फौजें भी टेम्परेरीली डिप्लॉय की जाएं। उसमें आपने देखा कि 20,000 फौज की पेशकश भी की है इंडोनेशिया ने, और अभी पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने भी ये इशारा दिया है कि मुमकिन है अगर इस तरह की एक बैनुल-अक़वामी मुस्लिम दुनिया की एक पीस कीपिंग फोर्स बने तो ऐन मुमकिन है शायद पाकिस्तान भी उसमें इलाके में अमन और इस्तेहकाम को मजीद फ़रोग़ देने के लिए मोहम्मद अली साहब, टुवर्ड्स द वेरी एंड बिकॉज़ वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, मुझे ज़रा ये भी बताइएगा कि ये जो पैलेस्टीनियन स्टेट का एक ख्वाब है, ये उसकी तरफ एक कदम है, मतलब उस तरफ बढ़ रहे हैं? जी डेफिनेटली, मतलब एक अहम और इनिशियल ये कदम है 2 स्टेट सोल्यूशन की जानिब। अलबत्ता डेफिनेटली इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यही है कि क्या अमेरिका और मुस्लिम दुनिया और आलमी बरादरी इसराइल को पाबंद कर सकती है, मजबूर कर सकती है कि वो 2 स्टेट सोल्यूशन पर राज़ी हो जाए, क्योंकि इसमें अभी इनिशियली आपको रिलीफ जंगबंदी के इम्कानात तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन 2 स्टेट सोल्यूशन के ऊपर फौरी तौर पे मैं समझता हूँ अमेरिका और इसराइल का अग्री करना राइट नाउ मैं नहीं देख रहा। राइट, थैंक यू सो मच। सैयद मोहम्मद अली साहब इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे और दे रहे थे इस सारे मामले पे। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुनाइट। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।